चलिए शुरू हो जाए। हाँ। पिछले बार हम लोगों ने प्लेक्ट्रेंथस तक किए थे, तो वो न्यूरोलजिया और टूथेक और विजडम टूथ का दवा है, अगर आप लोगों को याद है। आज हम लोग प्लेटिना से शुरू करते हैं, या प्लेटिनम मेटालिकम। जो डिस्क्रिप्शन किताबों में दिया है प्लेटिना का वो अच्छा है, लेकिन उसमें से पकड़ना थोड़ा परेशान हो जाएंगे। मेन जो सिम्टम बताया जाता है प्लेटिना का निम्फोमैनिया है, लेकिन जब क्लिनिकली आप देखेंगे किसी किसी केस में तो मिलता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होंगे जो मिलेगा नहीं आपको। और अगर आप सिर्फ उसी को ढूंढेंगे तो बहुत सारे प्लेटिना केसेस आपके मिस हो जाएंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको। जो मेंटल सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटिना में वो है हॉटीनेस, प्राइड या इगोइज्म या इगोटिज्म, या मतलब खुद को ऊंचा समझना। ठीक है, अपना आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं और दूसरों को थोड़ा नीचे समझते हैं। ये उसकी मेन सिम्टम है। ये सिम्टम निम्फोमैनिया से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ये सिम्टम होना चाहिए प्लेटिना के केस में। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट सिम्टम जो अक्सर पाया जाता है पेशेंट्स पे, नमनेस है। ये नमनेस सिंगल पार्ट हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अगर हम लोग किसी पेशेंट बोले फेस में नमनेस है या हेड में नमनेस है, तो सबसे पहले प्लेटिना को रूल आउट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ फेस और हेड में नहीं, थाइज में, मतलब एक तो होता है हाथ पैर में नमनेस जो कि बहुत दवाइयों में है, लेकिन इसका मतलब हाथ पैर में तो हो ही सकता है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। मतलब होता है कि जॉ में है नमनेस या सिर में है नमनेस, मतलब जहाँ अनएक्सपेक्टेड, थाइज में है नमनेस। तो जब हम लोग इस तरह के अनएक्सपेक्टेड जगह में नमनेस देखते हैं या सुन होना देखते हैं, एक बार प्लेटिना को वो कर लेते हैं, रूल आउट। फीमेल रेमेडी है, ओवेरियन ट्रबल्स है, प्रोलैप्स यूट्रस है, इवन ट्यूमर्स है। ये सब सिम्टम्स में निम्फोमैनिया के साथ यूजुअली हो तो हम लोग प्लेटिना सोचते हैं। फिर जो इसका पेन्स है उनका दो कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो धीरे धीरे बढ़ते धीरे धीरे घटते, जैसे कि स्टैनेमेट में है या जैसे किसी फ्लाइनम में है। और ये पेन्स नमनेस के साथ एसोसिएटेड है, जैसे कि कैमोमिलम वगैरह में देखते हैं हम लोग, या प्रोस्टॉक्स में। फिर चेंजेबिलिटी इसमें है कि मूड चेंज होती रहती है, लेकिन चेंज सिर्फ मेंटल लेवल पे भी नहीं है, सिर्फ हो सकता है ये मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स ऑल्टरनेट कर ले। जैसे कि जब फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा हो मेंटल सिम्टम्स कम हो, जब मेंटल सिम्टम्स ज्यादा हो फिजिकल सिम्टम्स कम दिखाई दे। जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, टच भी बर्दाश्त नहीं होता। फीमेल में जो एक सिम्टम हम लोगों को मतलब प्लेटिना की तरफ सोचने को वो कर देता है, ब्लैक मेंसेस है या ब्लैक मेट्रोरेजिया। ये मेट्रोरेजिया या प्रोफ्यूज मेंसेस, मेनोरेजिया, ये सब का दवा है जहाँ यूजुअली ब्लैक और क्लॉटेड हो उसके जो डिस्चार्जेस है। डाइजेशन में इसमें एक कॉन्स्टिपेशन है जो कि एलुमिना जैसा है, मतलब स्टूल्स सॉफ्ट है लेकिन तब भी कॉन्स्टिपेटेड है। और दूसरा सिम्टम, जब पेशेंट कहते हैं कि जब भी ट्रैवल कर लेती है, जब भी सफर कर लेती है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और पेशेंट डिप्रेस्ड है, थोड़ा डिस्कंटेंट है। इसमें कुछ अजीब सिम्टम्स, मतलब जब हस्बैंड नहीं, उनको हमेशा ये डर लगता है कि हस्बैंड वापस नहीं आएगा। ये कई बार आपको मिलेगा कि पेशेंट कहते हैं कि हाँ, एक ही फियर है कि ये जाएगा वापस नहीं आएगा, एक्सीडेंट होगा, ये होगा। मतलब दिमाग में वो हमेशा वो एक डर बना रहता है कि हस्बैंड या तो इनको छोड़ के भाग जाएगा, जो कि सेंक्रिस में भी है, या उनको कुछ हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा।
कुछ हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, वो ज्यादा मार। लेकिन जब हस्बैंड हो तो हो सकता है इनका इम्पल्स हो उसको चाकू लेके मारने का। ये सेकंड सिम्टम इतना नहीं मिलता है, लेकिन फर्स्ट सिम्टम कई बार मिलता है। ठीक है, ये जो मेंटल सिम्टम्स के अलावा जो ये न्यूरॉलजिक सिम्टम्स भी इसमें कई है, जैसे कि पेन्स इतने वायलेंट होते हैं कि पेशेंट चिल्लाने लगते हैं, श्रीकिंग विद द पेन्स, जैसे कि कॉफी या कैमोमिला इस तरह की दवाइयों में है, प्लैटिना में भी है। लेकिन प्लैटिना में ये फर्क है कि वो धीरे धीरे बढ़ के एक एक्सट्रीम में पहुंचता है। जब वो एक्सट्रीम में पहुंचता है तब वो चिल्लाने रोने ये सब करने लगती है। तो थोड़ा सा इसका मेंटल अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें कि इसका जो प्राइड है या जो हॉटीनेस है, हम लोग 3-4 दवा जब प्राउड पेशेंट देखते हैं, सबसे पहले हम लोग रूल आउट कर लेते हैं। एक है प्लैटिना, एक है ब्रेट्रेमाल, एक है सल्फर, कभी कभी लाइको। हालांकि लाइको का हॉटीनेस थोड़ा अलग होता है। ये प्लैटिना का हॉटीनेस, जैसे सल्फर का हॉटीनेस क्या, वो उसको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो एक मेंटल लेवल का हॉटीनेस के, मतलब उसको लगता है कि मैं बाकियों से इंटेलिजेंट हूँ, मैं बाकियों से ज्यादा जानता हूँ। जो प्लैटिना है उसको ये इस तरह की हॉटीनेस हो सकती है, लेकिन वो नॉर्मली नहीं होते। वो उसको लगती है मैं बाकियों से ज्यादा सुंदर हूँ, या मैं बहुत स्पेशल खानदान की हूँ, या मैं बहुत स्पेशल हूँ, या मेरे जैसे दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ये नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ यूजुअली, लेकिन मैं बिल्कुल अलग सी हूँ। जैसे कि, और अगर हम लोग व्रैट्रम को देखें, व्रैट्रम का हॉटीनेस थोड़ा सा मैनिक वाले पेशेंट्स में ज्यादा दिखता है, जहां उनको लगता है कि भगवान ने उनको बहुत अलग बना दिया, या वो जीसस क्राइस्ट है, या वो भगवान है, या वो मतलब कुछ उस तरह का मेगालोमैनिया है, मतलब मैनिक पेशेंट्स में है, जो अपना आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। या इवन अगर मैनिक ना हो, वो अपना तारीफ ऐसा करते कि हाँ मैंने एक दिन 1 लाख रुपया ऐसे खर्च किया, और मैंने 50,000 जूतों पे खर्च किया, और मैंने जो है पता नहीं किसी को पैसे की जरूरत थी, मैंने उसको बोला लो 10 लाख लो, तुम क्या याद रखो, जाओ। दिया हो ना दिया हो भगवान जाने, लेकिन वो इस तरह का जो हॉटीनेस है कि, या वो तुम लोग क्या जानते हो, मैं तो भगवान ने मेरे को अलग बना दिया, तुम लोग बेवकूफ हो। इसका हॉटीनेस उसके साथ जुड़ा हुआ कि सेंसोरियस, मतलब अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है और हर समय दूसरों का गलतियां निकालते रहता है। बस दुनिया में एक वही परफेक्ट आदमी है और बाकी सब बेवकूफ है। व्रैट्रम यूजुअली मेल्स में ज्यादा दिखाई देता है, प्लैटिना यूजुअली फीमेल्स में। लाइकोपोडियम में हॉटीनेस है, लेकिन उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब वो क्लिनिक में आते हैं वो बहुत हम्बल और बहुत विनम्र बन जाते हो, आपको लगता है कि कितने माइल्ड है, लेकिन वो घर में डिक्टेटोरियल हो सकते हैं। अगर वाइफ माइल्ड, तो अगर वाइफ खतरनाक हो तो घर में भी वो चूहे बन जाते हैं, वो अलग बात है। तो लाइको का जो हॉटीनेस है वो डिक्टेटोरियल बिहेवियर के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो बहुत, मतलब हर केस में नहीं मिलता। ज्यादातर आपको लाइको पेशेंट्स माइल्ड दिखाई देंगे। अब लाइको पेशेंट्स जो है वो बहुत पॉम्पस है, बहुत खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं और बहुत अनग्रेटफुल है। उनके लिए कुछ कर लो, उनको लगता है ये तो आपका फर्ज है, आपको करना चाहिए, मतलब वो आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ठीक है कर दिया, हाँ अब जा सकते। मतलब उनके अंदर वो ये कि हाँ इसने मेरे लिए कुछ कर दिया, वो नहीं, वो तो उसका फर्ज था करने का, मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ। तो वो थोड़ा कॉन्टेम्पचुअस है दूसरों को, लोगों को लेके। वो सोचते हैं मैं बाकियों से ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ, या ज्यादा अच्छा हूँ, या ज्यादा जो भी, मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना हो सकता है कि इवन वो विजुअल डिल्यूजन हो सकती है कि हाँ मैं दूसरों से लंबी हूँ और बाकी लोग मेरे से छोटे हैं, मतलब हाइट में भी।
ठीक है। फिजिकल सिम्टम्स में अगर हम लोग देखें, एक जो सिम्टम अक्सर देखा जाता है नमनेस के बाद, मोस्ट कॉमन नमनेस से दूसरा है बैंड सेंसेशन। उनको लगता है कि कुछ बांधा हुआ, जैसे कि सिर में बांधा हुआ है, कोई रस्सी से बांधा हुआ। उनका जो सिर दर्द है वो इस तरह का है, धीरे धीरे आएगा और वेव्स में आएगा, धीरे आएगा, थोड़ा बढ़ेगा, फिर कुछ देर बाद और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर लास्ट में उनको लगेगा कि कोई रस्सी है जो सिर में बांधा गया और वो टाइट किया जा रहा है। जैसे कि जिन लोगों ने कैक्टस पढ़ा है, वो कैक्टस का जो सेंसेशन हार्ट में होता है, इसको बाकी जगह में, सिर में हो सकता है, थाई में हो सकता है, लेग में हो सकता है, इवन टोज में हो सकता है। उनको लगता है कि टोज में किसी ने कुछ बांध लिया और उसको टाइट कर रहा है। फेस में जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो नमनेस है दो फेस में, लेकिन बेल्स पाल्सी में भी लिखा गया, हालांकि बेल्स पाल्सी का बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम नहीं है, लेकिन हाँ वन ऑफ द मेडिसिन है। फीमेल सिम्टम्स में निम्फोमानिया है, सिस्ट है, ट्यूमर्स है, जो यूजुअली लेफ्ट साइड में होते हैं। इसके जो ओवेरियन ट्रबल्स है वो लेफ्ट साइडेड होते हैं। डिस्मेनोरिया होता है और प्रोफ्यूज मेंसेस होता है। ठीक है, अब आप लोग जोड़ दीजिए इसमें, जो जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहते हैं कर सकते हैं। सर इसमें कॉन्स्टिपेशन ऑफ ट्रैवलर्स भी काफी मार्क्ड है। हाँ, कॉन्स्टिपेशन ऑफ ट्रैवलर्स है, जो लोग कहते हैं जब भी सफर करते हैं। और स्टूल एलुमिना जैसा, वो सॉफ्ट हो लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है। और कुछ दीपक, सतीश, कुछ जोड़ने चाहेंगे आप लोग? हेमा? डिस्प्रूनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम थे, मतलब मेडिसिन थे। कोशेन के ड्यूरिंग इनके लेफ्ट ओवरी में बहुत भयंकर पेन होता है। तो कभी ये सिम्टम मिला, और ये कई बार मिलता है, इवन प्लेटिना पेशेंट ना हो, लेकिन वो क्या है कि कोशेन के ड्यूरिंग लेफ्ट ओवरी में बहुत पेन होता है, तो ये प्लेटिना दे सकते हैं। और किसी को कुछ जोड़ना है इसमें? कभी कभी बच्चों के सिर दर्द में जहां इतना भयंकर हो कि बच्चे चिल्लाने लगे, ये अच्छा काम कर लेता है, उसमें सोच सकते हो। किसी को कुछ जोड़ना नहीं आज? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट मेडिसिन है प्लम्बमेट। अभी कुछ ही हफ्ते पहले एक पेशेंट आया था, उसको मोटर न्यूरॉन डिजीज था, और 2 लोग उसको पकड़ के लाए थे, वो चल भी नहीं पा रहा था। ऐसे केस लेके उसको प्लम्बम दिया था, और तब 2 हफ्ते बाद वो खुद से बड़ी मुश्किल से चल रहा था, और 1-1.5 महीने बाद वो आराम से आ रहा है, आराम से जा रहा है। तो ये प्लम्बमेट नर्व अफेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, इस तरह के कंडीशंस में काम आता है। हर केस में नहीं आता है। पैरालिसिस है, खास करके एक्सटेंसर मसल्स का, जैसे कि रिस्ट ड्रॉप है या फुट ड्रॉप है, इस तरह के केसेस में काम आता है। चलिए, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसका कई सीट्स ऑफ एक्शन है। सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम पे, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्लो डाउन होने लगता है पेशेंट, धीरे धीरे हर चीज, मतलब एलुमिना जैसा है कि मोशंस आने बंद हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर धीरे धीरे नर्व अफेक्शंस होने लगते हैं,
हो सकता है पैरालिसिस हो, फिर धीरे धीरे पैरालिसिस बन जाए, या हो सकता है एकदम से भी आ जाए। डाइजेशन में जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है कॉन्स्टिपेशन। इसका कॉन्स्टिपेशन हार्ड स्टूल होगा, जो राउंड ब्लैक बकरे जैसा, जिसको पास करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। पैरालिसिस में हम लोग सबसे पहले इसको सोचते जहां इमैसिएशन दिखाई दे, मतलब पैरालाइज हुआ है और 1 डेढ़ 2 महीने में पूरा इमैसिएशन हो पैरालाइज पार्ट, तो सबसे पहले हम लोग फिर प्लम्बम सोचते हैं। पैरालिसिस है और इमैसिएशन नहीं है तो फिर बहुत डाउटफुल हो जाता है। मतलब यूजुअली प्लम्बम के पैरालिसिस के साथ वो इमैसिएशन बहुत ज्यादा मार्क। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है ओपियम, प्लम्बम, ये दोनों मैक्सिमम केसेस निकाल देंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। इसके कॉलिक के बारे में बहुत लिखा गया है, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम दिखाई देता है। मतलब मेरे को तो बहुत कम दिखाई देता है। दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाई देता है, लेकिन शायद साल में एक बार या 1.5 साल में एक बार, कि पेशेंट को अब्डोमेन में पेन होता है, खास करके अम्बलिकस में, और उसको लगता है कि पीछे से कोई रस्सी या कोई धागा से अंदर खींच रहा है, और इवन एक्चुअली हो सकता है कि पीछे रिट्रैक्टेड हो, मतलब लगता है कि उसका अम्बलाइकस अंदर की तरफ रिट्रैक्शन हो चुका है। सेंसेशन ज्यादा है, एक्चुअल रिट्रैक्शन भी मिलता है लेकिन वो कम दिखता है। ये किडनी फेलियर का इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, खास करके डायबिटिक्स में। जो डायबिटीज नेफ्रोपैथी है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, उसमें काम आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी तो नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट और भी है, क्यूरेर है। क्यूरेर आप जानते हो कि उसमें भी एक्सटेंसर मसल्स का पैरालिसिस होता है, उसमें भी फुट में नमनेस होता है, तो लेकिन हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो ये जो सीआरएफ में हम लोग प्लम्बम कब सोचते, जब पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट हो, वीकनेस हो, हेडेक और कॉन्स्टिपेशन हो, और एक्सट्रीमिटीज में नमनेस हो। ये अगर रीनल फेलियर को अकम्पनी करे, यूजुअली हाई बीपी भी मिलता है, लेकिन हाई बीपी तो सीआरएफ में एक तरह से नॉर्मल है, और यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में ये कॉम्बिनेशन मिले तो हम लोग प्लम्बम सोच सकते हैं। ब्लड में अनीमिया और यूरीमिया, ये दोनों कंडीशंस में सोचा जाता है, और मस्कुलर एट्रोफी, लोकोमोटर एटेक्सिया, और बच्चों के पैरालिसिस में ये जो क्या कहते हैं इसको, फ्लैसिड पैरालिसिस जो बच्चों में, ये फर्स्ट रेमेडी। ठीक है, हाइपरटेंशन और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का ये भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। जो मतलब स्पाइन में जो इसका अफेक्शन है वो एंटीरियर हॉर्न्स है, जो वहां का न्यूरो एक्सिस है उसको अफेक्ट कर लेता है। तो उसके साथ अगर पोस्टीरियर स्पाइनल स्क्लेरोसिस हो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, उसमें प्लम्बम हो सकता है। देखने में ये पेशेंट्स बहुत बीमार बीमार सा दिखते हैं। मतलब फेस, कुछ लोगों ने देखा, आप लोगों ने उनका फेस देख के ही लगता है कि ये कितना बीमार है। देखने में एंग्शियस लगते हैं, उनका फेस पीला पीला सा है या ग्रेइश इवन है, मतलब जैसे कि कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी उनके अंदर। एक सिम्टम जो हमेशा नहीं मिलता लेकिन कभी मिल जाए तो प्लम्बम सोचता है कि वो कहते हैं कि हर चीज उनको मीठा टेस्ट कर लेता है। ये हर केस में नहीं मिलता, लेकिन कभी मिल जाए एक बार सोच सकते। न्यूराइटिस का या न्यूरालजिक फेज जहां बिल्कुल लोकलाइज हो, एक ही हाथ एक ही फुट, उसमें भी सोच सकते। और
एक सिम्टम कैलकेरिया कार्प जैसे इनका फुट, ऑफेंसिव स्वेट है, हमेशा ठंडा रहता है, बिल्कुल प्रोफ्यूज पर्सपायरेशन होता है। तो ये भी ध्यान रखना कि प्लम्बम का फुट जो है वो कैलकेरिया कार्प जैसे या सिलिशिया जैसा। और ये जो ठोस के बीच में है इनका वो एथलीट्स फुट वगैरह हो सकता है। अगर कभी भी लोकल मसल एट्रोफी दिखे, जैसे एक हाथ में या एक फुट में, या सबसे पहले दो दवाइयों को रूल आउट कर देना, कॉस्टिकम और प्लम्बम। कॉस्टिकम को तो पकड़ना आसान है, उसका तो जनरल इतने मार्क थे कि हाँ चिली है, उसको एक डिजायर है, मीट डिजायर है, सिंपैथेटिक है, थोड़ा सा इंजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकता। और प्लम्बम यूजुअली वो कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है, नमनेस के साथ होता है। तो सबसे पहले कहीं भी लोकल एट्रोफी दिखे मसल का, इन दोनों दवाओं को रूल आउट करके तब आता। ठीक। मेंटली जो है एक सिम्टम इसमें जो टैरेंटुला में है, टैरेंटुला में आपको पता है कि जो बच्चे डिजीज पेन करते हैं, मतलब एक्टिंग करते हैं कि बीमार है, कोई भी कारण, स्कूल जैसे कि माँ बाप कहते हैं कि रोज इसको उल्टी आता है, लेकिन जिस दिन छुट्टी है उसको नहीं आता, सुबह ओ करने लगते हैं। जब माँ बाप बोला अच्छा स्कूल मत जाओ तो ठीक हो जाते हैं। फेनिंग डिजीज या कुछ भी हो सकता है, मतलब पेट दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और सब जांच होता है, कुछ नहीं निकलता है, लेकिन तब भी पेट में दर्द होता है। ये बच्चों में होता है, लेकिन युवाओं में अगर हिस्टेरिकल हो उनमें भी दिखाई देता है। तो इसमें जो दो मेन मेडिसिन है, सबसे पहले तो टैरेंटुला है, लेकिन सेकंड नंबर पे प्लम्बम है। और इंटरेस्टिंगली जो प्लम्बम है वो जो वो बीमारियां बताता है वो नर्व रिलेटेड है। जैसे कि वो कहते हैं हाथ मेरा कमजोर है, यह हाथ मेरा उठता नहीं। अब आपको समझ में नहीं आता कि बाकी हाथ नहीं उठता या वो मतलब फेनिंग डिजीज। फिर लोग कहते हैं कि हाथ नहीं उठते थे, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है, बाहरी चीज भी उठा के वो चलने लगते हैं। कॉलेज में कुछ नहीं होता है, घर में यह हाथ चल नहीं रहा है। तो अगर कुछ इस तरह का मतलब फेनिंग डिजीज हो या डिजीज का वो एक्टिंग कर रहे हैं, और वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज का एक्टिंग कर रहे हैं, सबसे पहले प्लम्बम सोच करें। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में जो ब्रेन हैमरेज के बाद हो, अफेजिया हो, लॉस ऑफ वॉइस हो, तो फर्स्ट रेमेडी बॉट्रॉप्स है। सेकेंड रेमेडी आप कह सकते हो कि हाँ ये प्लम्बम। या अपोप्लेक्सी के बाद अगर पैरालिसिस हो और तुरंत वो लिम्ब एट्रोफी होने लगे, तो सबसे पहले हम लोग प्लम्बम सोचते हैं। ये जो है पेशेंट स्लगिश है, पुअर मेमोरी है, डल है, लेकिन इसको बदमाश भी है। मतलब कि अगर इसके साथ गेम खेलेंगे तो हमेशा कोशिश करेगा बेईमानी करने का, चीटिंग करने का, या मतलब उसमें इसको एक्साइटमेंट मिलता है, नहीं जो हमेशा डल रहता है। या जो चीज मना है, रेड लाइट क्रॉस करना है तो ये जाके रेड लाइट क्रॉस कर लेगा। मतलब जो चीज मना है, शराब पीना मना है तो जाके शराब पी लेगा। मतलब जो चीज मना है ये कर लेता है ताकि एक एक्साइटमेंट हो इसके जीवन में। बाकी नॉर्मली ये मेलांकोलिक है, डिप्रेस्ड है, स्लो है, मतलब काफी देखने में हालुमिना जैसा लगता है। हाँ, डाइजेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो बता दिया, आप अच्छा क्या। यूरिन में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, टेनिसमस है, यूरिन में एल्ब्यूमिनिया होता है, नेफ्राइटिस होता है, और मेल में कंप्लीट इम्पोर्टेंस है विथ इमेसिएशन,
बाकी एक्सट्रीमिटीज का तो हो गया, पैरालिसिस ऑफ सिंगल मसल्स या एक्सटर्नल मसल्स, एक्सटेंशन डिफिकल्ट है, या जो लोग एक काम बहुत करते हैं जैसे पियानो प्लेयर्स, उसके बाद वो पैरालिसिस होने लगे, उनमें भी एक बार सोच सकते हैं। ये सियाटिका का दवा है, मतलब कॉमन दवा नहीं है, बहुत रेयर दवा है। जब नमनेस के साथ हो, अगर नमनेस के साथ तो सबसे पहले हम लोग नेफेलियम सोचते हैं, सेकेंड ऑप्शन कोलोसिन थे, लेकिन बाय चांस ये दोनों फेल हो जाए तो ये एक एज ए थर्ड ऑप्शन कहीं रख सकते हो। अगर ये है सियाटिका है, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन, एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन लेके और पेन्स के साथ नमनेस हो तो एक बार ये सोच सकते हो। बहुत लोग इसका बहुत तारीफ जॉन्डिस में, क्या मैंने कभी नहीं दिया है, लेकिन नैश वगैरह भी काफी लिखते हैं जॉन्डिस में, लेकिन मैंने कभी नहीं दिया। अगर किसने दिया है तो बता सकते हो। अब आप लोग जोड़ सकते हो इसमें। एक और सिम्टम है इसके पैरालिसिस, दो तीन तरह के, एक तो है कि वो इमैसिएशन, लेकिन दूसरा सिम्टम है हाइपरेस्थीसिया, कि मतलब जहां पैरालाइज लिम्ब है उसमें बहुत ज्यादा पेन हो या बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो टच से। अगर ये सिम्टम मिले, ये भी प्लम्बम का सिम्टम। तो पैरालिसिस में तीन चार चीजें याद रखना, एक तो एक्सटेंसर मसल्स का है, जैसे रिस्ट ड्रॉप या फुट ड्रॉप, सिंगल मसल्स का या सिंगल पार्ट्स का है, पैरालिसिस के साथ इमैसिएशन या पैरालिसिस के साथ हाइपरेस्थीसिया, या ब्रेन हैमरेज के बाद अगर पैरालिसिस हो और पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो साथ साथ, या हो सकता है अब्डोमिनल कॉलिक हो उसके साथ, तो इसको सोच सकते हैं। तो इन ब्रीफ याद रखिए, स्लो है, परसेप्शन स्लो है, आंसरिंग स्लो है, फेस येलोइश, शैलो ग्रेइश, और माउथ में स्वीटिश टेस्ट, कॉलिक बहुत ज्यादा। अब जिसको जोड़ना है इसमें जोड़ सकते हैं। सर ल्यूकोप्लेकिया में भी अच्छा काम करती है। चलिए, ल्यूकोप्लेकिया में भी हेमा बता अच्छे काम करते हैं। ल्यूकोप्लेकिया में नाट्रियम हाइपोक्लोरिज्म भी मत भूलना, वो भी अच्छा काम करता है। और कुछ? सर प्लम्बम आयोड के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्लम्बम आयोड हम लोग देखते हैं। यस सर। और कुछ प्लम्बम में? सर इसमें बच्चे कुछ बार जो है, कई बार जो है पेन बताते हैं, कोलोसिंथ का जैसा रिकरेंट पेन होता है उनको, तो उसमें भी कई बार रिकरेंसी, जब एब्डोमिनल पेन होता है तो उसमें भी काफी अच्छा काम करती है प्लम्बम जब दे देते हैं। हाँ, ये बच्चों का कोलिक में काम करते हैं, अगर क्रोनिक को, वैसे खास भी ये करके अगर वो प्लम्बम कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन सर, मेनली सब प्लम्बम, इसको जितनी बार दिया काफी अच्छी रेमेडी है और काफी हेल्पफुल मेडिसिन है ये। और ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस और कॉन्स्टिपेशन और डायबिटीज, इन तीनों का तो बहुत ही अच्छी दवा है, इसमें तो कभी भी फेल नहीं होती है। हाँ, सर मैंने डायबिटीज का भी एक अच्छा पेशेंट दवा को है। सर मैंने एक पेशेंट को दिया था, उनको पर्स सेट किया था, पर्स बहुत मोटा रखते थे वो, तो उनको पैर में पूरा रिफर्ड पेन रहता था, उसमें बहुत आराम मिला था इससे। हाँ ठीक है, नमनेस भी होगा। हाँ सर। हाँ, और कुछ? सर इसेंशियल ट्रेमर्स में भी दे सकते हैं इसको, हाथ में? हाँ, दे सकते हैं, ये ट्रिमर्स का भी दवा है। लेकिन दो तीन बार में दिया है, नहीं बहुत काम हुआ नहीं। हाँ, रिपर्टरी मतलब में मैंने भी भी प्लम्बम फर्स्ट ग्रेड में दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ रिलीफ मिला नहीं था। ओल्ड। हाँ, मतलब मैंने भी उसमें बहुत नहीं दिया है वैसे, अनलेस बाकी सिम्टम्स हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो और ये सब, स्लोनेस हो, डलनेस हो, वो सब जब तक ना हो वो काम नहीं करेगा। ओके सर। और कुछ?
मोटर न्यूरॉन डिजीज में अगर हाथ में देखेंगे इस पेशेंट में बहुत इमैसिएशन दिखाई देगा। अगर वो दिखाई दे तो सबसे पहले एक बार प्लम्बम ट्राई करिए। ठीक है, आगे बढ़े। Ilham, one question you were saying, another medicine for feigning disease like nausea and all, they pretend before going to school. What was the medicine? That was tarantula. Tarantula. Okay, thank you. अच्छा, ये जो बच्चे स्कूल जाने से पहले बीमार होते, एक और दवा ध्यान रखिए, वो है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम फेन नहीं करता, वो इतना एंग्शियस हो जाता है कि सुबह जिस दिन स्कूल हो वो बेचारा एक्चुअली बीमार हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि हर बच्चा जो सुबह बीमार हो जाता है स्कूल से पहले वो फेन कर रहा है। जो अर्जेंटम पेशेंट है वो संडे बिल्कुल ठीक होंगे, हॉलीडेज बिल्कुल ठीक होंगे, और जिस दिन स्कूल है वो एक्चुअली बीमार हो जाते हैं, उल्टी करने लगते हैं, बिल्कुल एंग्शियस हो जाते हैं और रोने लगते हैं, सिर दर्द होता है। और जिस दिन छुट्टी होता है उनको कुछ नहीं होता। तो माँ बाप कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं कि ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो इतना नर्वस हो जाता है स्कूल के नाम से कि वो जाने से पहले हालत खराब हो जाता है उसकी। चलिए आगे बढ़े। किसी को और कुछ जोड़ना है इसमें? नहीं, ठीक। नेक्स्ट मेडिसिन है प्लम्बम आयोड। प्लम्बम आयोड आसान है याद रखना, प्लम्बम और आयोडीन का कॉम्बिनेशन। तो कोई पेशेंट है कि उनको कुछ प्लम्बम वाले सिम्टम्स है लेकिन ब्रेस्ट ट्यूमर्स है या ओवेरियन प्रॉब्लम्स, जैसे कि ओवेरियन एट्रोफी हो गया है, या ये जो ओवेरियन डिसफंक्शन है उसके वजह से मेंसेस ही बंद हो गया है, अमीनोरिया हो गया है। तो इस तरह के कंडीशंस हो प्लम्बम के साथ के सिम्टम्स के साथ, तो हम लोग प्लम्बम आयोड दे सकते हैं। प्लम्बम पेशेंट है लेकिन वो हॉट है, मतलब प्लम्बम तो यूजुअली चिली होता है, लेकिन प्लम्बम पेशेंट है वो हॉट है, दुबला है, तो नॉर्मली प्लम्बम दुबला हो सकता है। ब्रेस्ट में ट्यूमर है नंबर 1, तो प्लम्बम आयोड सोच सकते हो। या ओवेरियन डिसफंक्शन है, मतलब इनफर्टिलिटी ओवेरियन डिसफंक्शन के साथ ये जो AMH काफी हाई हो, उस तरह के कंडीशंस में आप एक बार प्लम्बम आयोड सोच सकते हो। बाकी ये टॉन्सिल्स, इनलार्ज टॉन्सिल्स का भी दवा है, और ये जो प्लम्बम में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का दवा है, तो उससे ज्यादा प्लम्बम आयोड है, क्योंकि आयोडियम भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का दवा है और प्लम्बम भी। लेकिन हाँ, मेन इसका ब्रेस्ट में ट्यूमर्स का दवा है जहां हम लोग सोचते। डॉक्टर ग्रीमर आपको पता है जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है होम्योपैथ, वो कहते हैं कि कभी भी कैंसर मिले एक बार प्लम्बम को रूल आउट करिए। अगर कॉन्स्टिपेशन हो, वीकनेस हो, इमैसिएशन हो, तो सबसे पहले प्लम्बम सोचिए, और मेरे हिसाब से प्लम्बम से ज्यादा प्लम्बम आयोड सोचिए, क्योंकि आयोड भी बहुत ज्यादा, मतलब कैंसर का बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बाकी कुछ सिम्टम्स आयोडियम के है, कुछ सिम्टम्स इसके है, जैसे कि हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन तो दोनों में है, लेकिन मसल एट्रोफी है जो कि प्लम्बम का है। स्टिचिंग पेन्स है इसमें, प्रोग्रेसिव मस्कुलर वीकनेस है। तो ये सब इसके दवा है, इसके वो है सिम्टम्स है। तो प्लम्बम और आयोडियम का कॉम्बिनेशन मिलता है, इसमें सोच सकते हो। और ये मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, कई बार मिलता है। किसी को इसमें कुछ जोड़ना है? सर जब पेन वगैरह नमनेस के साथ होता है तो, और उसके साथ पेन के साथ जैसे रोना भी हो, बहुत पेशेंट चिल्ला रहा हो, सपोज करिए हमको प्लेटिना है, प्लम्बम है और कैमोमिला है, एक्यूट पेन में है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सपोज करिए ओवेरियन कोलिक है, जैसे ओवेरियन सिस्ट की वजह से बहुत सीवियर पेन है उसको।
ओवेरियन कोलिक है तो फिर तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाएगा दवाइयों की। नहीं, जैसे दो चीज बहुत मार्क है कि बहुत ही ज्यादा नमनेस है पेन के साथ और बहुत ही ज्यादा रो रहा है। जैसे मुझे कई बार प्लेटिना और कैमोमिला में कंफ्यूजन हुआ है अगर ओवेरियन नमनेस के में और साथ हो माइग्रेन रहा है में। ओवरीज में तो 3 दवा सोचना। एक तो प्लेटिना सबसे पहले, लेकिन पोडोफाइलम और एपिस भी देख लेना। पोडो और एपिस तो राइट साइडेड हो गए, प्लेटिना लेफ्ट साइडेड। अगर ओवेरियन रीजन में वो है नमनेस है तो ये 3 दवा सबसे पहले रूल आउट कर देता। अगर लेफ्ट साइडेड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत भयंकर पेन है, कई दवा है, लैकेसिस वगैरह भी है, लेकिन एक बार वेस्पा भी सोच सकते हो। जैसे लैकेसिस वगैरह का तो क्लियर कट सिम्टम्स है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इवन नमनेस भी हो, तब भी वेस्पा एक बार देख सकते हो लेफ्ट साइड में। फिर ओवेरियन है, वो नीचे तक जा रहा है, थाइज में जा रहा है, तो ज़ैंथोज़ाइलम वगैरह देख सकते हो। ज़ैंथोज़ाइलम वगैरह में भी नमनेस है, लेकिन उनका नमनेस थाइज में होता है। अगर ओवेरियन रीजन में फील होता है तो सबसे पहले पोडो, एपिस और प्लेटिना देख। आगे बढ़े। एक और दवा है जो मैं कई बार यूज कर चुका हूं, ये प्लम्बम ग्रुप है, वो है प्लम्बम क्रोम। अगर प्लम्बम के सिम्टम्स है डायबिटीज के साथ और आर्थराइटिस भी है तो प्लम्बम मेट के जगह फिर प्लम्बम क्रोम दे देना। और इसका कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, इसको डायरिया भी हो सकता है। इसका मार्क ये है कि स्टूल बिल्कुल येलो होगा, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो चाहे डायरिया हो। जब पेशेंट डल है जैसे कि प्लम्बम में है, और इसका बहुत ज्यादा प्रूविंग नहीं है, लेकिन हाँ जब डायबिटीज हो प्लम्बम के साथ और जॉइंट पेन हो तो प्लम्बम क्रोम दे देना, ये ज्यादा अच्छा काम करता है। इसका कुछ लोग अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। दीपक दिया है ना? सतीश? क्या आज सो रहे सब लोग? Sir, please repeat the symptom. प्लम्बम पेशेंट है, उसको डायबिटीज है, लेकिन डायबिटीज के साथ आर्थराइटिस भी है, जोड़ों में दर्द है, मतलब है प्लम्बम पेशेंट, वही कॉन्स्टिपेशन, वही डलनेस, वही लेकिन आर्थराइटिस भी है साथ साथ, तो प्लम्बम मेट के जगह प्लम्बम क्रोम दे। Okay, thank you. कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? और प्लम्बम क्रोम आपको अक्सर मिल जाएगा पेशेंट्स में, मतलब तो ये उन दवाओं में से जो क्लिनिक में होना चाहिए। आगे बढ़े। अरे नेक्स्ट मेडिसिन ऐसा है जो मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो, वो तो फाइलम। अब इसमें मैं आपको लोगों को क्या बता दूं, वो कौन सी किताब था स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे जो टीचर्स कहते थे नहीं पढ़ना चाहिए, तो उसमें वो पढ़ते थे हम लोग, हाँ 5 P's, पेनलेस और प्रोफ्यूज और पता नहीं पॉलीक्रोमैटिक और प्यूट्रिड और प्रोलैप्स, याद है आप लोगों को? तो वो इतना हम लोग रट लेते थे कि कभी कभी जब पेनफुल पोडोफाइलम डायरिया तो हम लोग मिस कर लेते। लेकिन ध्यान रखिए, पोडोफाइलम अक्सर पेनलेस होता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी बहुत भयंकर पेन्स भी हो सकता है इस पे डायरिया में। और प्रोफ्यूज तो होता है, ये बहुत ऑफेंसिव स्टूल होता है। बच्चों में अगर रेक्टम प्रोलैप्स, तो वन ऑफ द फर्स्ट रेमेडीज जो हम लोग सोचते हैं पोडोफाइलम में, मतलब बल्कि फर्स्ट रेमेडी, यूजुअली इसको समर डायरिया होता है। और डायरिया मतलब 2 से 5, मतलब उस समय, मतलब आधी रात के बाद पेशेंट को उठा देता है। डेंटिशन के समय भी डायरिया हो सकता है, जहां बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो सकता है कि कलर भी अलग अलग हो, कभी येलो कभी ग्रीन, या हो सकता है हमेशा ये दो ही हो। डेंटिशन के समय एक सिम्टम जो आपको फाइटोलाका में मिलेगा वो है कि पेशेंट गम्स को एक दूसरे के ऊपर प्रेस करना चाहता है, तो ये फाइटोलाका में भी है।
और एक इसका सिम्टम है फीवर में, जैसे पेशेंट को डायरिया है, फीवर है, यूजुअली फीवर हम लोग पोडोफाइलम नहीं सोच सकते, लेकिन अगर फीवर में लोकेसिटी है तो ध्यान रखना वो पोडोफाइलम का सिम्टम। अगर लूज मोशन भी है और फीवर में लोकेसिटी है या चिल में लोकेसिटी है, तो ये पोडोफाइलम के बारे में सोचिए। और भी दवाइयां हैं, लेकिन और भी दवाइयां वो उस तरह के लूज मोशंस नहीं होंगे, जैसे लैकेसिस है, मैग्नेटिस पोलिस वो है, और थ्यूक्रियम है, और भी दवाइयां हैं। लेकिन पोडोफाइलम को मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन अगर फीवर में लोकेसिटी हो और डायरिया के साथ। कभी कभी पोडोफाइलम और अलोज कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को एकदम से भागना पड़ता है। लेकिन अलोज बहुत बार 3, 4, 5, 6 बार अगर स्टूल हो जाए तो पता लगता है उसको पाइल्स भी हो जाता है साथ साथ, जो कि पोडोफाइलम में नहीं होता। हो सकता है प्रोलैप्स तो रेयरली बच्चों में खास करके, लेकिन पाइल्स इसमें बहुत कॉमन नहीं है। और अलोज का मॉर्निंग बेकिंग ऑन में होता है डायरिया, इसमें यूजुअली 3, 4, 5 बजे उस समय के आसपास होता है। ठीक है, एक तो यह है कि हाँ स्टूल प्रोफ्यूज है, ऑफेंसिव है, समर एग्रीवेशन है, 2 से 5 बजे के बीच में होता है, और कभी कभी प्रोलैप्स भी हो सकता है। दूसरा जो कंडीशन है वो ओवेरियन ट्यूमर्स के लिए है, या ओवेरियन पेन के लिए होता है। राइट ओवरी में पेन होता है जो नीचे थाई के राइट साइड के थाई में नीचे जाता है, या और भी दवाइयों में है, जैसे लिलियम थिक वगैरह में भी है। हो सकता है नमनेस के साथ हो, मैंने बोला कि हाँ पोडोफाइलम और एपिस में भी होता है। और इस सिम्टम के साथ, जैसे कि राइट साइड में पेन है, नमनेस है, वो नीचे तक थाइस तक जाता है, तो ओवेरियन ट्यूमर्स भी इस सिम्टम के साथ क्योर हो चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग तो इसमें जोड़ दीजिए। बिलियरी कोलिक का बहुत ज्यादा लिखा गया, लेकिन मैंने कभी उसमें दिया नहीं, तो ज्यादा कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में। अब आप लोग जोड़ सकते हो इसमें। क्या होगा आशीष? हाँ सर, हो गया ऑलमोस्ट, आपने तो बता ही दिया, इसी में ज्यादा यूज होता है एक्यूट। दीपक किसी कुछ अच्छा, इसमें ऐसे एक लीवर सिम्टम है, लीवर में पेन होता है और पेन प्रेशर से एग्रीवेशन है, लेकिन उसको धीरे धीरे सहलाने से आराम मिलता है। मतलब जब तक उसको हल्का हल्का रब कर रहा है उसको रिलीफ मिलता है। तो ये एक पेक्यूलियर सिम्टम पोडोफाइलम का है, कभी मिल जाए याद रखना कि लीवर पेन होता है, उसको धीरे धीरे सहलाने से आराम मिलता है। और कोई सिम्टम या और कोई केस जो किसी ने अजीब इससे ठीक किया हो, बता सकते हो? सर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम बता दिया ना आपने? हाँ बता दिया, अगर उसमें कुछ बताना हो बता देना। प्रोलैप्स देखते मैंने सिर्फ बच्चों में ठीक होते हुए देखा है पोडोफाइलम में, पता नहीं बड़ों में किसने ठीक किया है। बच्चों में तो सर ये मैंने ठीक डायरिया के सिम्टम के साथ मिला, जैसे ओल्ड एज है और उनको हाँ। ये प्रॉब्लम रहती है कि हमेशा ये डायरिया जैसा रहता है, तो उसमें अच्छा रहा है। ओल्ड एज में रूटा भी वैसे एक ऑप्शन रहता है प्रोलैप्स में। यस सर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट मेडिसिन है पोलीगैनम एच। ये पोलीगैनम एच उन दवाओं में से जो मतलब होम्योपैथी ने उसको ऐसी की तैसी बना दिया है। जैसे जो वर्मुलियन है, इसको पोलीगैनम एच को पोलीगैनम पर्सिकेरिया बना दिया है, लेकिन पोलीगैनम पर्सिकेरिया एक्चुअली कोई दूसरा दवा है। बर्नेट को इसको पर्सिकेरिया यूरेंस के नाम पे डाला है। तो आप जब पर्सिकेरिया यूरेंस पढ़ते हैं फिर रेपर्टरी में ढूंढते हैं, वो मिलता नहीं, फिर सोचते हैं यार बर्नेट ने तो इसका इतना तारीफ किया है, ये क्यों नहीं मिल रहा।
लेकिन पर्सिकेरिया यूरेंस और पोलीगैनम H एक्चुअली एक ही दवा है, और पोलीगैनम पर्सिकेरिया ये दूसरी दवा है जो बहुत सारे मैट्रिया मेडिका में वो पोलीगैनम H की जगह पोलीगैनम पर्सिकेरिया डाला गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको ध्यान रखिए। तो जो एक्चुअल नाम रेपर्टरी में वो पोलीगैनम H है। एनीवे ये जो है इसमें 2-3 कंडीशंस के लिए दिया जाता है। एक तो यंग गर्ल्स के एमिनोरिया में, लेकिन वो मतलब हाई डोज थिंचर में दिया जाता है, तो मैंने कभी दिया नहीं है उसमें। लेकिन जो लोग देते हैं वो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर लेता है। अगर किसी ने दिया हो बता सकते हैं। और हेमोरॉइड्स वगैरह में जो मैंने दिया है वो मैंने किडनी स्टोन के लिए दिया है इसको। इसमें 2-3 सिम्टम्स है। एक तो है कि ब्लैडर के नेक में बहुत पेनफुल कंस्ट्रिक्शन है। ऐसे सिम्टम में यूजुअली सबसे पहले हम लोग एपीजिया सोचते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ये भी है पोलीगैनम H। और दूसरा जो है वो यूरेटर्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, नेफ्राइटिक कोलिक होता है। सर बिल्कुल दूसरी कौन सी मेडिसिन बताई सर ब्लैडर कंस्ट्रिक्शन में, उसके नेक के कंस्ट्रिक्शन में एपीजिया। बताइए। एपीजिया ओके थैंक यू। और इसका यूरिन बिल्कुल स्कैंटी है, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत पेन होता है, हो सकता है पुरुलेंट डिस्चार्ज भी हो और सिस्टाइटिस भी हो। तो मैंने इस तरह के ये वाले सिम्टम्स में तो दिया है, इसको काम भी किया है। लेकिन फीमेल सिम्टम जिसके लिए ये ज्यादा फेमस है मैंने कभी नहीं दिया है। अगर किसी ने दिया है तो बता दीजिए। इसका जो एक मेन सिम्टम है कि इवन फीमेल के साथ भी या किडनी स्टोन के साथ उसको लगता है जो दोनों हिप्स है वो उसको कुछ चीज एक दूसरे की तरफ ला रहा है, मतलब उसको कोई पकड़ के उसको एक दूसरे के अंदर प्रेशर डाल रहा है। ये उसका एक पेक्यूलियर सिम्टम है। कोई इसमें कुछ जोड़ना चाहेगा? किसने सतीश दिया है इसको एमिनोमेरिया में कभी? सतीश आज नहीं है शायद। ठीक है कोई बात नहीं। दीपक? दीपक भी आज नहीं है। दीपक है पर नहीं है। है पर नहीं है। कहाँ पे है? ठीक है आगे बढ़े या थक गए आप लोग? आगे बढ़े। जो एक नेक्स्ट मेडिसिन है वो है पॉपुलस्कैन। एक इसका 2-3 सिम्टम है। एक तो है कि लार्ज बुले, मतलब बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होते हैं। प्रूविंग के समय ऐसे ब्लिस्टर्स होते हैं कि जैसे लटक रहा हो, जैसे कि वॉलनट कहते थे। वॉलनट कितना बड़ा है, मतलब सोचिए लीची जितना, उतना बड़ा वो बन रहा था। क्या नाम है, रस वी वगैरह में भी ये सिम्टम है, ब्यूले बन रहे थे, ब्लिस्टर्स बहुत बड़े बड़े। लेकिन जो सिम्टम मैंने यूज किया इसको वो है कि क्या कहते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन। सरफेस एनेस्थीसिया होता है। हो सकता है सरफेस एनेस्थीसिया में कोई सेंसेशन ना हो या खाली नमनेस हो। फिंगर एंड्स हो सकता है स्किन थिक हो, हॉर्नी हो, और उसको आप पिंच करो, कुछ भी कर लो, सेंसेशन ना हो। तो एक बार एक लेप्रोसी के पेशेंट थी, वो एलोपैथी इलाज कर चुकी थी, काफी इतना कर चुकी थी कि पंडी उन लोगों ने थक के बोला था अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जाओ। और उसके हाथ में बड़े बड़े अल्सर्स थे, फिंगर्स में टोज में, और उंगलियां तो काफी शॉर्ट हो गए थे। हालांकि इस हालत में भी वो खाना पकाती थी, लेकिन रोज अपने हाथ जला देती थी, वो सेंसेशन नहीं होती थी, तो भूल जाती थी और वो सीधा कोई बर्तन पकड़ लेती थी। तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो नेचुरल म्यूट थी। उसको क्रोनिक फीवर भी रहती थी।
तो पहले मैंने नेट्रेम्यूर दिया और उससे फीवर तो काफी कम हो गया, मतलब ठीक हो गया, कुछ अल्सर्स भी कम है, लेकिन वो सेंसेशन नहीं आता। तो कुछ इधर उधर दवाइयां ट्राई करके फाइनली ये पॉपुलर स्कैन दिया। तो पॉपुलर स्कैन से नॉर्मल तो नहीं हुआ, लेकिन काफी हद तक उसको सेंसेशन आ गई थी, मतलब हीट सेंसेशन होने लगी। अगर थोड़ा सा हार्ड टच होती थी वो भी, मतलब सॉफ्ट टच नहीं पता लगती थी, जैसे अगर रुई लगा दो हाथ पे नहीं पता लगती थी, लेकिन अगर चम्मच दबा दो तो पता लगती थी। तो मतलब इम्प्रूवमेंट काफी हो गई थी इससे। हालांकि किताबों में कहीं इसको लेप्रोसी का दवा नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस है तो बता दिया, जो याद है यूजुअली याद रहता है। दूसरा इसका जो यूज होता है वो कोल्ड्स में है, एक्यूट कोल्ड्स में, जहां आवाज एकदम से चला जाए। नॉर्मली ऐसे कंडीशन हम लोग कार्बोवेट सोचते हैं, या कभी कभी खांसी के साथ हो तो कॉस्टिकम भी सोचते हैं, लेकिन अगर डीप कोल्ड है और आवाज बिल्कुल होर्स हो जाए या बिल्कुल लॉस हो जाए, एक ऑप्शन ये भी है, पॉपुलर स्कैन। इसको इंस्टेंटेनियस वॉइस प्रोड्यूसर कहते हैं। आपको पता है एक और दवा है जिसको इंस्टेंटेनियस वॉइस प्रोड्यूसर कहते हैं, कि हाँ एकदम से किसी का आवाज चला जाए, उसको गाना है, कुछ परफॉर्म करना है, तो अक्सर खोका दिया जाता है। जिनको हमेशा होता है वो तो फिर बहुत दवाइयां हैं, ऑरम ट्रिपाइलम है और अर्जेंटम मेथ है और ये सब है, लेकिन जिनको कभी नहीं होता, एकदम से हुआ है और कुछ और दिख नहीं रहा है, तो खोका दिया जाता है। लेकिन ये एक दूसरा ऑप्शन है पॉपुलर स्कैन। इसको जब खांसी होता है तो इसको आगे झुक के खांसना पड़ता है। Is फेरिंग्स it वगैरह for बिल्कुल colds dry। only? क्या है? Sir, voice loss. हाँ, वॉइस Colds लॉस के केस में जुकाम ही के है साथ, बस। कोल्ड के सर केस में। कोका में? कोका में तो ऐसे भी हो सकता है, कोका में कोल्ड नहीं होता यूजुअली, उसका तो ऐसे ही ओके। तो इसके जो कोल्ड्स में है वो नाक के अंदर जलन होता है काफी, जैसे कि आर्सेनिक या आर्साइड में होता है। खांसी होता है, पेशेंट आगे झुक के खांसता है। लैरिंग्स और फेरिंग्स बिल्कुल ड्राई होता है, जो आपको आजकल कोरोना में मिल रहा है। और बिल्कुल गले में रॉनेस सोरनेस होता है, चेस्ट में भी। तो ये इसके सिम्टम्स है। हाँ, बस अब आप लोग अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है जोड़ सकते। नहीं है एक्सपीरियंस। ये सब छोटे दवाइयां, लेकिन काम के दवा है, जब तब जरूरत पड़ने पे काफी काम आते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है, ये भी बहुत छोटा दवा, जो कि बहुत ही रेयरली यूज होता है। इसका एक ही सिम्टम समझते कि यह है पॉपुलस ट्रेमुलोइड्स। तो ये ओल्ड पीपल का दवा है, जहां यूरिनरी सिम्टम्स और गैस्ट्रिक सिम्टम्स का कॉम्बिनेशन। यूरिनरी सिम्टम्स में यूरेथ्राइटिस है, या यूरिन करने में बहुत पेन होता है, ब्लैडर में पेन होता है, और इसके साथ जो है वो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हो, एसिडिटी हो, गैस बनता हो। तो ये ओल्ड एज का ये इसका सिम्टम है। फिर दूसरा सिम्टम है यही कॉम्बिनेशन प्रेगनेंसी में, कि प्रेगनेंसी में अगर पेट में जलन वगैरह हो और कुछ और ना हो, तो सबसे पहले हम लोग लैक्टिक एसिड सोचते हैं। लेकिन अगर यूरिनरी सिम्टम्स के साथ हो, ये और अक्सर बहुत बार मिलता है कि यूरिन में जलन हो रहा है, सिस्टाइटिस है और उसके साथ पेट में भी जलन है, तो उसमें एक बार ये दवा भी सोच सकते हैं। क्रोनिक डायरिया और डिसेंट्री का दवा बताया गया, जो मैंने कभी नहीं किया है, तो कह नहीं सकता हूँ उसके बारे में।
और अगर किसी को कुछ जोड़ना है इसमें जोड़ सकते हैं। प्रेगनेंसी में अगर यूरेथ्राइटिस हो तो फर्स्ट रेमेडी ये है। अगर सिस्टाइटिस हो तो सर्सेप्रेला यूजुअली हम लोग पहले सोचते हैं, लेकिन अगर स्टमक में हार्टबर्न के साथ हो तो फिर ये दवा सोच सकते। सर यूरेथ्राइटिस में रिपीट करिए, एक और कोई मेडिसिन बताया था आपने? यूरेथ्राइटिस में यही है, मतलब सोच सकते हो। अगर सिस्टाइटिस के साथ हो तो फर्स्ट रेमेडी फिर सर्सेप्रेला है। ये भी अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ हो तो इसको भी एक बार सोच सकते विथ गैस्ट्रिक कंप्लेंट ना सर? थैंक यू सर। चलिए, एक और रेयर दवा जो कि कभी कभार काम आ सकता है आपको, यह है प्राइमुला ओपकोनिका, PRIMULA, ओपकोनिका, OBCONICA, OBCONICA। ये इसका कई सिम्टम्स है, लेकिन मेन स्किन के सिम्टम है। नॉर्मली एक्जिमा हम लोगों को हाथ में मिलता है या फुट में मिलता है, लेकिन कभी अगर चेहरे पे हो, बहुत लाल हो, यानी शुरू में लगा कि अच्छा दूर से अर्टिकेरिया लगे, लेकिन जब पास आए देखा अच्छा ये तो एक्जिमा है, और बहुत वायलेंट ईचिंग को जो कि रात को एग्रेवेशन हो, और फिर फेस के साथ साथ हाथ में भी हो, चिन में हो, नेक में हो, तो एक बार मतलब सब ऑप्शंस खत्म करने के बाद, ये एज ए फर्स्ट रेमेडी नहीं होता है। बाकी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल देखा, सब कुछ देखा, कुछ नहीं मिल रहा है, और ये भी देखा कि हाँ उंगलियों में ब्लिस्टर्स है छोटे छोटे, तो एक बार इस दवा को सोच सकते हैं, लेकिन मतलब एज ए लास्ट ऑप्शन, नॉट एज ए फर्स्ट ऑप्शन। मतलब सिम्टम्स रस्टॉक्स जैसा है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा क्रोनिक है रस्टॉक्स। आईलिड स्वोलन है, इरप्शंस अर्टिकेरिया जैसा है, लेकिन एक्चुअली है एक्जिमाटिस। छोटे छोटे ब्लिस्टर्स हो, आर्म्स, रिस्ट, फोर आर्म, फेस, ये सब में हो, तो इसमें सोच सकते हैं।